स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी के सभी? गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्ट्रीमिंग हमारी शुरू हो चुकी है और हम करेंगे इसके अंदर में क्लास 7 की एनसीईआरटी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर करने वाले हैं। देखिए, जो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी करी है उसमें हमने एंशिएंट करी है, एंशिएंट हिस्ट्री करी है। अब हम करेंगे क्या? मेडिवल हिस्ट्री करने वाले हैं इस सेशन के अंदर में। अब हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री करेंगे। तो ये चैप्टर 1 है और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये आप इंस्टाग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे साथ ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम क्या है? प्रशांत तिवारी पीडीएफ नाम टेलीग्राम चैनल का है। यहाँ पर आप सभी के सभी जुड़िए, आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो। तो आज का जो चैप्टर है ये दरअसल आपको ना इंट्रोडक्शन देगा। क्या देगा? इंट्रोडक्शन देगा कि इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेडिवल टाइम पढ़ने वाले, मेडिवल एरा। तो उसके अंदर में आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया देगा। ये चाहे क्या है, ये जो चैप्टर है ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देगा। तो जैसे सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम देखें, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि एक साल के अंदर में किस किस प्रकार के चेंजेस हुए। जैसे भारत का नाम क्या बोला जाता था, भारत का मैप कैसे चेंज हुआ, भारत के अंदर में किस किस प्रकार की कम्युनिटीज रह रही थी, किस प्रकार की भाषा बोली जा रही थी, ये सब चेंजेस जो हैं इस चैप्टर के अंदर में देखेंगे। तो अगर देखा जाए, सबसे पहले हम मैप को देखें, हिस्ट्री ऑफ मैप्स को अगर देखें तो मैप्स के अंदर में बहुत कई प्रकार के हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, जो मैप थे वो बिल्कुल एक्यूरेट हमें नहीं मिलते हैं। उस समय के जो मैप थे उनमें चेंजेस तो देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें दोस्तों एक्यूरेट मैप देखने को नहीं मिलते। अब जैसे ये देखिए, ये इन्वर्टेड मैप है, बड़ा ही मजेदार मैप है। इसमें क्या है, जो बड़ा आइलैंड है वो क्या है? श्रीलंका है। उसके रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ से फिर क्या है? भारत को बना रखा है। ये एक अलग तरीका हो सकता है मैप को देखने का। ये किसकी तरफ से था? ये मैप याद रखिएगा, अल इदरिसी 1154 का मैप है, जो अरब के क्या थे? कार्टोग्राफर थे, उन्होंने बनाया। ऐसे अगर देखें, ये सब कॉन्टिनेंट मैप है जो 18th सेंचुरी के अंदर बनाया था। ये क्या था? गुलाम जी ने बनाया था। ये क्या है? आप इसे देख सकते हैं, इस समय पर आइडियलिस्टिक जैसा हमारा है वैसा ही लग रहा है ना, आइडेंटिकल सा लग रहा है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज भी यूज होने लग गई थी। जैसे हिंदुस्तान वर्ड जो है, मिनहाज ए सिराज ने पहली बार ये किया था, किसका जिक्र किया था? हिंदुस्तान वर्ड का जिक्र किया था। अब क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री को लिखना। तो वो जैसे लिखते थे, क्या है? हिंदुस्तान को लिखते थे, पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था। किसके बारे में लिख रहे थे? वो एरिया के बारे में लिखते थे, पंजाब, हरियाणा और वो लैंड जो गंगा और यमुना के बीच में पड़ता है, उसको उन्होंने लिखा। क्या लिखा? हिंदुस्तान लिखा। क्या लिखा? हिंदुस्तान लिखा। अभी हम क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं। तो ये चीजें वहां से समझने की कोशिश करिए कि कैसे चल रही थी। ऐसे देखिए, बाबर जो है, हिंदुस्तान जो वर्ड यूज करते थे, देखिए इन्होंने हिंदुस्तान जियोग्राफी के लिए यूज किया कि इसने एरिया में जो रहते हैं वो क्या हो गया? ये हिंदुस्तान हो गया। बाबर जो है वो हिंदुस्तान जिक्र कर दे, किसका? जियोग्राफी का भी, फौना का भी, कल्चर का भी, उसको बोलते थे वो क्या? हिंदुस्तान। ठीक है, समझ रहे हो कैसे कैसे रेफरेंस? कोई लोकेशन के हिसाब से बोलता था, कोई कल्चर के हिसाब से बोल रहा था, कोई किसी रिलीजन के हिसाब से बोल रहा था, उस प्रकार से अलग अलग होता है। जैसे अमीर खुसरो ने वर्ड यूज किया हिंद। क्या यूज किया? हिंद। तो ये सारी की सारी चीजें, यानी कि कल्चरल एंटिटी हो या जियोग्राफिकल एंटिटी हो, तो इंडिया ये एग्जिस्ट तो कर रहा है अभी भी प्रेजेंट टाइम पर। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान, जहां पर आप रिलीजन की बात करें, रिलीजन से एसोसिएटेड की बात करें, वो प्रेजेंट टाइम में हमें कैरी फॉरवर्ड होता नहीं आता है, जहां पर आप पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग इसके साथ एसोसिएट कर पाए प्रेजेंट टाइम के अंदर में। ठीक है, क्लियर है? तो अब एक और चीज, अभी आपके लिए फॉरेनर कौन है? विदेशी, है ना? यही समझते होंगे, जो इंडियन नहीं है वो क्या है? फॉरेनर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने जमाने के अंदर में, मेडिवल पीरियड के अंदर में,
फॉरेनर का मतलब वो होता था जो अजनबी हो। क्या हो? जो अजनबी हो। अब मान के चलिए कोई एक गांव में रहता है, दूसरे गांव का पर्सन है कोई, वो भी तो उसके लिए अजनबी हो सकता है। मान के चलिए कोई एक रीजन में रहता है, दूसरे रीजन का पर्सन भी उसके लिए क्या हो सकता है? अजनबी हो सकता है। लेकिन अभी हम जब वर्ड यूज करते हैं फॉरेनर, उसका मतलब क्या होता है? जो इंडियन नहीं है। लेकिन दोस्तों मेडिवल पीरियड के समय पर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन ए गिवन विलेज, ही शी इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, उसको क्या बोलते थे? परदेसी, अजनबी। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या क्या है आप ये समझिए। अभी हम मतलब ये समझिए कि जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग भी क्या होते हैं? चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान कहने के पीछे कई सारे रीजन, कल्चर भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, लोकेशन भी हो सकती है, सारी चीज हो सकती है। अभी हिंदुस्तान अगर आप कहोगे तो उसके अलग मायने निकाले जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए तो फॉरेनर, अभी अगर हम कहेंगे तो ये कहेंगे भाई साहब जो इंडियन नहीं है वो फॉरेनर है। लेकिन पुराने जमाने में फॉरेनर का मतलब ये होता था कोई भी स्ट्रेंजर हो। तो यानी कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री जैसे आगे आगे बढ़ी है वैसे वैसे चीजों के मतलब भी चेंज हुए हैं, मैप इवॉल्व हुए हैं, भाषाएं इवॉल्व हुई हैं, आपके जो कल्चर है, जो सोसाइटी है वो भी इवॉल्व हुई है। ठीक है, सारी की सारी चीजें क्या हुई हैं? इवॉल्व हुई हैं। तो हमें ये हिस्ट्रीज, इन सब के बारे में हमें कहां से पता चलता है? तो ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुका हूं, कॉइन्स के थ्रू हमें पता चलता है, इंस्क्रिप्शन, कहीं पर कोई चीज लिखी गई है उनके थ्रू, उस समय पर कुछ बनाया गया है उसके थ्रू, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, जो कहानियां, प्रशस्ति, ये सब लिखी गई हैं, उन सब के बारे में हमें पता चलता है। तो उस समय पर दोस्तों जैसे जैसे पेपर क्या होता, सस्ता होने लग गया था। अब हर कोई तो पत्थर पर, सोने पर नहीं लिखवा सकता, तो उन्होंने क्या किया? पेपर पर लिखना शुरू किया, धार्मिक ग्रंथ लिखने शुरू करे, रूलर जो थे, राजा महाराजा थे, उनका पूरा का पूरा वो लिखना शुरू कर दिया, संत लोग क्या ज्ञान दे रहे थे वो लिखना शुरू कर दिया, कोई अगर जजमेंट आई है, जुडिशियल रिकॉर्ड, वो लिखना शुरू कर दिया। अगर आप देखें टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड बनाना, अकाउंट का रिकॉर्ड बनाना, सारी चीजें किस पे? पेपर पर लिखने लग गए। ठीक है, और इन सभी को इकट्ठा करके वेल्दी लोग जो थे वो क्या करने लगे? कहीं पर जाके लाइब्रेरी वगैरह में रखने लग गए। ठीक है, लेकिन परेशानी क्या थी? ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जो हाथ के द्वारा लिखे जा रहे थे, ये अपनी ओरिजिनलिटी को खोते जा रहे थे, क्योंकि उस समय पे कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी। अब मान के चलिए अगर किसी की कॉपी बनानी है तो उसको भी कोई क्या करेगा? लिखकर ही कॉपी करेगा। क्या करते थे? लिखकर ही कॉपी करते थे। और जब वो लिख रहे होते थे तब आपको ही पता है, आप भी अगर कोई नोट बनाओगे तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंजेस तो आएंगे। तो क्या करते थे? हल्के फुल्के चेंजेस आ जाते थे लिखते समय पर, और फिर वो चेंज होते 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 वो अलग प्रकार का स्मॉल चेंजेस सेंचुरीज में बदलते गए बदलते गए, फिर वो क्या हो गया? डिफरेंट टेक्स्ट हो गए। क्या हो गए? डिफरेंट टेक्स्ट हो गए। समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, हाँ, पेपर मेडिवल टाइम में तो पेपर का पता ही था, इतनी लोड क्यों लेनी। मिडिल टाइम में पेपर का पता चल गया था। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो रेयर होने लग गई, और उनके तरीके की लिखी गई, उनके कॉपी बनते बनते सेंचुरीज के अंदर में हमें नई मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखने को मिल गई। इसलिए दोनों सेम, हमें कई जगह पर सेम कंटेक्स्ट के बारे में, सेम राजा के बारे में। इवन दोस्तों एक और चीज है कि क्या हुआ, एक ही पर्सन ने एक बार कुछ लिखा, फिर 2 साल के बाद उसको चेंज कर दिया। लेकिन हिस्ट्री में, इतिहास में हमें पहले पहले वाली चीज मिल गई, तो हमने कहा अच्छा उस समय पर ऐसे ऐसे था। जो उन्होंने 2 साल के बाद लिखा था हमें नहीं मिला, वो हमें मिलता है 50 साल के बाद में, कि अरे ये तो 2 साल के बाद उन्होंने चेंज किया था। यानी कि यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हाथ से लिखी चीजें और प्रेस नहीं होती थी तो वो भी कैसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी। जो उसको लिख रहे थे, जो उसको कॉपी कर रहे थे, वो भी कैसे क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। ठीक है, क्लियर? तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो रेयर होने लग गई। ठीक है, और उसके कारण में क्या हुआ, जो फुल इंफॉर्मेशन अगर आपको पढ़नी हो तो कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको पढ़ने को पड़ती थी। इसी कारण से हमें जो हिस्ट्री है एग्जैक्ट कई जगह पर नहीं मिलती। सेम राजा के बारे में सेम राइटर ने कुछ और किसी एरा में लिखा है, कुछ दूसरी बुक में हमें कुछ और पढ़ने को मिलता है। यानी कि वहां पर यह चीज हमें फर्क नजर आता है कि कॉपी करते समय पर कुछ डिस्टॉर्शन हुआ होगा। जैसे जियाउद्दीन
बरानी के बारे में कहा जाता है, जिन्होंने 1356 में लिखा। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, 2 साल के बाद में उसको चेंज किया, लेकिन हमें 1356 वाली हमें पता थी, ठीक है। फिर 1960 के बाद में हमें पता चलता है कि अरे ये तो दूसरी भी है, ठीक है। मतलब समझो बस, खाली मैं ये कह रहा हूं, ये चैप्टर में आपको कुछ याद करने वाला नहीं है। अभी जो एक्चुअल चैप्टर शुरू होगा, जो बुक शुरू होगी, वो चैप्टर 2 से शुरू होगा। लेकिन अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतिहास कैसे बदल रहा है, हर किसी के पर्सपेक्टिव से बदल रहा है। यहां पर समझ रहे हो, यहां पर जियोग्राफी के हिसाब से बदल रहा है, सोसाइटी के हिसाब से बदल रहा है। आप खुद सोचिए, आप आज कोई चीज लिखते हो, कुछ चीज बताते हो, 200 साल के बाद उसका स्वरूप क्या होगा ये आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए 700 से लेकर 1750 की हिस्ट्री को अगर हम पढ़ते हैं, तो यहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हमें नजर आते हैं। पर्शियन, हमें नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नए नए फूड्स आइटम हमें देखने को मिलते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज इस एरा में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे पर्शियन व्हील आपको बताया, स्पिनिंग व्हील बताया, फायर आर्म्स कॉम्बैट के अंदर में इस्तेमाल होने लग गए थे। अगर आप देखेंगे नए फूड, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, ये सब देखने को मिलती है। टी देखने को मिलती है, कॉफ़ी देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें भारत के अंदर में आती हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर में आती हैं। तो यानी कि उस समय पर चीज़ें चेंज होती हैं। वेल्थ, सोना, उस समय पर सोशल कल्चरल जो लाइफ है उनमें बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ये इसको हम बोलेंगे मेडिवल एरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेडिवल टाइम। और इसके बारे में इस बुक के अंदर में हम क्या है, पढ़ने वाले हैं। ये है पूरे के पूरे इस चैप्टर का क्रक्स, ठीक है, क्लियर है। जैसे राजपूत, तो राजपूत का नाम कहां से हमें मिलता है, राजपुत्र, जो सन ऑफ द रूलर है, ठीक है। तो 18 सेंचुरी से 14 सेंचुरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्षत्रिय जो क्लैन है वहां से बहुत बड़े बड़े हमें क्या वॉरियर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज समझिए, यहां से अभी आपको कास्ट, इन सब चीजों के बारे में भी देखने को मिलेगा। क्या, इन सब चीजों के बारे में भी देखने को मिलेगा कि कास्ट कैसे बना। यहां पर ये जो हम कहते हैं जाट, क्या नाम है आपके, क्या नाम है क्षत्रिय, जो शूद्र, ये सब चीजें, अनटचेबिलिटी, ये सब चीजें कैसे आगे की तरफ बढ़ने लग गई, वो सब चीजें भी हमें देखने को मिलेंगी इसके अंदर में, ठीक है, ठीक है। मराठा, सिख, जैसे अब बर्थ ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट। तो जो कहीं रह रहा है, किसी प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम कहने लगे कि भाई साहब, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जो जंगलों में रह रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, मौसम बदल रहा था, नीड्स बदल रही थी, तो वहां से वो फोर्स्ड होके दूसरी जगह पर जाने लग गए। अब क्या करने के, फॉरेस्ट को क्लीन करने लग गए, एग्रीकल्चर, खेती करने लग गए। अब जो खेती करने लग गए, देखिए वो वैसे क्या है, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं। अब फॉरेस्ट में अभी ज्यादातर हम क्या कहते हैं, आदिवासी जनजाति, ये सभी लोग रह रहे हैं। अब वो खेती करने लग गए, तो वो क्या बन गए, पेजेंट बन गए। क्या बन गए, पेजेंट बन गए, जो लगातार खेती करने लग गए। कई सारे ऐसे भी होंगे जिनके पास में जमीन रही होगी, वो क्या है, बड़े लैंडलॉर्ड बनने लग गए। कई सारे ऐसे होंगे जिनके पास में धीरे धीरे समय के बाद में जमीन नहीं रही होगी, वो क्या बनेंगे, लैंडलेस लेबर बन गए होंगे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे टाइम के हिसाब से चलती रही हैं, ऐसी चीजें होती रही हैं। जैसे सोसाइटी के अंदर टैक्स पे करना, गुड्स और सर्विसेज के लिए टैक्स पे करना, जो लोकल, जो समय पर जो रूल कर रहे थे, प्रधान वगैरह हुआ करते थे, उनको टैक्स देना, ठीक है। कई सारे लोग प्रोडक्टिव लैंड के ऊपर में काम कर रहे होंगे, कैटल भी रखने लग गए होंगे, तो इसके कारण में उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो इनकम है और ज़्यादा बढ़ने लगी होगी। अब ये चीज़ समझिए, अब इतनी किसी की ग्रोथ बहुत हाई फाई है, किसी की ग्रोथ क्या है, कम है। तो यानी कि सोसाइटी में धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन होना शुरू होगा। क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन होना शुरू होगा। कई हिस्सा क्या होगा, बहुत बड़े अमीर तबका होने लग जाएगा, कोई हिस्सा क्या होगा, थोड़ा सा कम अमीर, कम वेल्दी तबका होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज होंगी, ये सोसाइटी चेंजेस होंगी। तो उसके बाद में क्या होगा, लोग जो पीपल हैं वो अलग अलग जातीज के अंदर में ग्रुप होने लग जाएंगे, है ना, ठीक है। और उनको हम क्या करेंगे, उनका जो ऑक्यूपेशन है और उनका जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हम उनकी ग्रुपिंग करना शुरू कर देंगे। और उसके बेसिस पर किसका क्या काम है, किसकी क्या हिस्ट्री है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इनको रैंक करने लग जाएंगे कि भाई ये जाति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जाति ऐसी है, ये जाति ऐसी है। लेकिन पुराने जमाने में अगर देखा जाए तो उस समय जो रैंक होती थी वो परमानेंट नहीं हुआ करती थी। मान के चलिए कहीं पर दूसरी जाति के लोग थोड़ा से ताकतवर हो गए तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे।
अगर तीसरी जगह पे देखा है दूसरी जाति के लोग ज्यादा पावर है तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। यानी कि एरिया टू एरिया, यानी कि स्टेटस ऑफ सेम जाति ऑल्सो वेरिड फ्रॉम एरिया टू एरिया। यही तो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सारी चीज यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें हुई। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने जो इन्हीं जातीज के द्वारा बनने लग गए। असेंबली होने लग गई जिनको जाति पंचायत बोलने जाने लग गया कुछ एरिया के अंदर में। कुछ एरिया के अंदर में क्या हुआ, ये कहा गया कि पूरा का पूरा गांव सेम जाति, इन्हीं से ही फॉलो किया जाएगा, इन्हीं से गवर्न किया जाएगा, यही रूल करेंगे। ये सारी चीजें होने लग गई। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे देखेंगे हम रीजन और एम्पायर देखेंगे, चोला, तुगलक, मुगल्स, इन सब के बारे में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे हम इस पूरे के पूरे फेज में। गजनी के बारे में देखेंगे हम। देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो घियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 वो रूल करते हैं। वास्ट एम्पायर होता है। गजनी जो कहाँ पर है आपका, अफगानिस्तान के अंदर में। कहाँ पर? वेस्ट में। ईस्ट में कहाँ पर? बंगाल तक उनका रूल होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मतलब आपको भी मैं सिर्फ डायमेंशन दे रहा हूं कि हम पढ़ेंगे क्या, कि कल्चर में चेंज होगा। ठीक है, सारी चीज होंगी। बड़े बड़े एम्पायर बनेंगे, बड़े बड़े एम्पायर क्लोज हो जाएंगे, मुगल बनेंगे, मुगल फिर खत्म हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, सारी चीजें ये होंगी। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ ये, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर में मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो ये जो 100,000 साल हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर में रिलीजन के अंदर भी बहुत सारा हमें चेंज देखने को मिलेगा। नए रिलीजन बनेंगे। नए रिलीजन के अंदर में भी दोस्तों कई प्रकार के स्ट्रेटिफिकेशन होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, एक शिया कहे जाएंगे, इस्लाम आएगा, इस्लाम के अंदर फिर एक शिया, फिर एक सुन्नी, फिर उसके अंदर में भी स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है? तो कलेक्टिव बिलीफ होगा, रिलीजन अलग अलग बनेंगे, अलग अलग ग्रुप बनेंगे। जैसे आप देखें, अलग अलग डिटीज को वो पूजा करेंगे। कई सारे शिव उनकी पूजा करेंगे, शैविज्म की तरफ चले जाएंगे, कोई लोग वैष्णविज्म की तरफ चले जाएंगे, फिर भक्ति मूवमेंट की बात होगी। ये पूरी हिस्ट्री के अंदर में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर? भक्ति, डिवोशन, न्यू रिलीजन आएंगे 7th सेंचुरी के आसपास में। कुरान की बात होगी, उल्मा की बात होगी। उसके बाद में फिर इसके अंदर में भी डिवाइड हमें नजर आएगा। शिया मुस्लिम होंगे। शिया वो लोग जो क्या कहते हैं कि जो मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद थे, उनको जो मानते थे अली। ठीक है, वो शिया को फॉलो, वो लोग शिया हैं जो उनको फॉलो करते हैं अली को। सुन्नी वो हैं जो खलीफा की क्या है बात मानते थे, जो खलीफा को मानते हैं। फिर उसके बाद में भी क्या होगा, शफी और हनाफी, ये सेक्शन बटेंगे इंडिया के अंदर में। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लोकेशन यानी कि जियोग्राफी ही चेंज नहीं होती, कल्चर भी चेंज होता है, सोसाइटी भी चेंज होती है, लैंग्वेज भी चेंज होता है, रिलीजन भी चेंज होता है, वे ऑफ गवर्निंग भी चेंज होता है, और इवन सोसाइटी के अंदर में स्ट्रेटिफिकेशन भी बहुत सारी चेंज होती है। ठीक है, क्लियर है? रूलर्स भी चेंज होंगे। कई सारे रूलर्स आएंगे जो एक तरीके से कोशिश करेंगे कि सब कुछ अपने हाथ में कर लिया जाए, वो भी फेल होंगे। कई छोटे छोटे रूलर्स आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि ये जो 100,000 साल है, देखिए अभी जब हम स्टोन एज से लेकर हम अर्ली वैदिक एरा तक आए हैं, हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो वहां पर बहुत चीजें नॉर्मल चल रही हैं। वहां पर इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ रहे एकदम से। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कई प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। सोसाइटी के अंदर में भी चेंज आ रहा है, रिलीजन में भी चेंज आ रहा है, नेशनैलिटी में भी चेंज आ रहा है, नेशन की ज्योग्राफी में भी चेंज आ रहा है। प्लस में दोस्तों उसको असर्ट करने वाले, उसके अगेंस्ट में चलने वाले, वो भी लोग धीरे धीरे आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जैसे अगर ब्रिटिश हिस्टोरियन को देखा जाए तो हमारी इंडियन हिस्ट्री को तीन उसमें डिवाइड करते हैं। एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। आप हिंदू समझिए, वो एंशिएंट की बात कर रहे हैं। मुस्लिम यानी कि मेडिवल की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में बात करते हैं किसकी, ब्रिटिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मेडिवल पीरियड के समय पर हम बात करेंगे, सारी चीजें हम देखेंगे 100 साल के अंदर में, 1000 साल के अंदर में। तो अभी मैं यही कह रहा हूं, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।